ओके, तो जो लोग नहीं ऐड हुए हैं उनको बोल दो कि फटाफट ऐड हो जाएं। अभी स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो हाँ ठीक है, आर्क डिस्कस कर रहे थे। तो आर्क में क्या है, 3 पॉइंट आर्क। इसमें अपने को कोई भी आर्क पे 3 पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे तो उन 3 पॉइंट से बनता हुआ आर्क बना देगा। तो ये दिखा रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट कर दिया, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। ठीक है, अपने हिसाब से थर्ड पॉइंट बना दो, आर्क बना देगा ये। ठीक है, आर्क भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये सारे आर्क की बहुत रेयरली यूज होता है, तो बाकी कोई तरीका तो छोड़ ही दो। जैसे एक मैं बता देता हूँ, जैसे स्टार्ट सेंटर एंड। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, इसके अंदर जैसे अपन कंपास में बनाया करते थे वैसा उस तरीके का सीन रहेगा। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद में जितना तुम्हें आर्क बनाना है वो बना सकते हो। ओके, फिर आते हैं अपन पॉलीगन या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें दो होंगे, रेक्टेंगल और पॉलीगन। इसमें करना क्या है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। मैंने फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया और अदर कॉर्नर स्पेसिफाई कर दूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर भी बना सकते हो, स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही है उसलिए। ठीक है, अब लेकिन अपन को जैसे ये वाला टूल कोई अभी काम में नहीं आएगा। जैसे मतलब ऐसे रैंडमली थोड़ी रेक्टेंगल बनेगा। तो अपने को क्या, अपने को तो विड्थ और लेंथ दे रखी होगी, तो अपने को वैसा रेक्टेंगल बनाना होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे दो बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। पहला बॉक्स जो है वो लेंथ के लिए है, तो लेंथ स्पेसिफाई कर दो, टैब दबाओ,
और अपनी विड्थ स्पेसिफाई कर दो जो तुम्हारे रेक्टेंगल की होनी चाहिए। जैसे मैंने 500 और 350 कर दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट्स का था। फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने के बाद में ये दोनों आएंगे। ओके, तो जैसे मैंने 500 किया, टैब 350, मेरे पास रेक्टेंगल तैयार हो गया। ओके, ऐसे ही पॉलीगन के लिए भी है। पॉलीगन में जैसे ही तुम पॉलीगन कमांड एक्टिवेट करोगे, तुमसे बोलेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स के नंबर डाल देना। अपने को जनरली हेक्सागन तक की यूज होता है, जैसे 8 डाल दिया मैंने ऑक्टागन के लिए। ओके, एंटर प्रेस कर दो। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो कितने सेकंड गाइस। तो बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड बाय अबाउट सर्कल। ठीक है, तो मेरे को एक ऐसा पॉलीगन चाहिए अगर जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, तो फिर मैं फर्स्ट कर लूंगा। और अगर मेरे को ऐसा चाहिए जो एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब्ड हो, ठीक है, जिसके अंदर एक सर्कल आ रहा हो, तो उसके लिए मैं दूसरा वाला ऑप्शन कर लूंगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे दोनों में फर्क क्या है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल कर देते हैं जैसे, तो अभी बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो जैसे 500 कर दी मैंने रेडियस स्पेसिफाई, और ये मेरे पास पॉलीगन बन गया। तो देखो, ये जो रेडियस है ना, अपन ने इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सेलेक्ट किया था, तो मेरे पास एक ऐसा पॉलीगन आएगा जो 500 रेडियस के सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो जैसे ये रेडियस तुम्हें अभी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 500 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस 500 है इस सर्कल की। तो यानी मैंने क्या क्या किया, एक ऐसा 8 साइडेड पॉलीगन तैयार किया है जो कि एक ऐसे सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसकी रेडियस 500 थी। ठीक है, अब जैसे मैं अगर वापस से यही करूं, 8 साइडेड पॉलीगन, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, जैसे ये कर दिया, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल कर दिया, और अब की बार मैं 500 डाल देता हूं जैसे मान लो। तो इस बार क्या होगा, इस बार एक ऐसा मैंने 8 साइडेड पॉलीगन तैयार किया है जो कि एक ऐसे सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है जिसकी रेडियस 500 है। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। इसके अंदर जैसे इंस्क्राइब्ड वाले के अंदर होएगा कि तुम्हें एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड पॉलीगन मिलेगा, सर्कमस्क्राइब्ड वाले के अंदर होएगा कि वो पॉलीगन किसी सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, सर्कल जो है पॉलीगन में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और उसी सर्कल की तुम्हें रेडियस पूछी जाएगी। लेकिन देखो, जब भी तुमने, जिन्होंने अभी ऑटोकैड के पेपर वगैरह दे दिए, जिनका केमिस्ट्री सेम था, उन्होंने नोटिस किया होगा, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर है ना, अपने को साइड दी जाती है। सर्कल की रेडियस जो उसको इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है उसकी नहीं दी जाती। तो अपन अपने काम का क्या है ये, तो इसके लिए क्या करो कि नंबर ऑफ साइड्स एंटर कर दो, जैसे 6 कर देते हैं आपकी बार, और फिर डाउनवर्ड एरो को प्रेस करो। तो इसके अंदर ये पूछेगा एज, एक और बार डाउनवर्ड एरो को प्रेस करोगे तो एज सेलेक्ट हो जाएगा, और एंटर प्रेस कर दो। तो अब तुम्हारे जो है ना, तुम एज की फर्स्ट और सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से आ जाएगा। या फिर तुम एज की जो भी साइड है तुम्हारी वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो उतने का जो तुम्हारा है पॉलीगन बन जाएगा, जितनी साइड्स तुमने डाली थी और जो तुम्हारा एज था। 500 लिखा रहा है तो यानी 500 इसकी लेंथ है। ओके, फिर यूज होता है एलिप्स। एलिप्स के अंदर देखो दो तरीके हैं बनाने के एलिप्स के भी, जो अपने यूज होते हैं, सेंटर और एक्सिस एंड। सेंटर में क्या है, इसके अंदर अपने को सेंटर स्पेसिफाई करना होता है, और जो एक्सिस के एंड पॉइंट्स है वो स्पेसिफाई कर दो, या कोई भी दो रैंडम पॉइंट एलिप्स पे स्पेसिफाई कर दो, तो उससे एलिप्स बना देगा ये। जैसे मैंने सेंटर स्पेसिफाई कर दिया एलिप्स का, जो एक एक्सिस का एंड पॉइंट, और अब दूसरे एक्सिस का एंड पॉइंट मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, तो उस हिसाब से मेरे पास एलिप्स बन जाएगा। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, दूसरे के अंदर क्या लिखा रहा है, एक्सिस एंड। तो इसके अंदर अपने को एक कोई भी एक एक्सिस का एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर दो और दूसरी जो एक्सिस का एंड पॉइंट है, 3 एंड पॉइंट स्पेसिफाई करने होंगे अपने को, ठीक है। तो जैसे स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट्स, जैसे पहला एक्सिस का पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, अब मैं तीसरा पॉइंट जब एक्सिस का दे दूंगा तो फिर उस हिसाब से एलिप्स तैयार कर देगा मेरे को। ओके, एलिप्स भी यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि एलिप्स यूज नहीं होएगा, एलिप्स भी यूज होएगा। अपन सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जो यूज होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर आता है अपने पास हैच, हैच भी डिस्कस कर लेंगे, पहले उससे पहले देख लेते हैं स्प्लाइन कमांड। अब देखो स्प्लाइन यूज होता है और स्प्लाइन सीवी, स्प्लाइन सीवी उतना यूज नहीं होगा लेकिन अपन देख लेंगे दोनों। तो ये क्या करते हैं, देखो ये मैंने लाइन तैयार कर ली, मान लो ये लाइन्स है जो इन पॉइंट से, इन कंट्रोल पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं इनके। अब मेरे को एक स्प्लाइन, अगर मैं इन्हीं कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हुए अगर एक स्प्लाइन बनाऊं तो वो क्या होता है कि इन कंट्रोल पॉइंट से पास होता हुआ एक स्मूथ कर्व तैयार करके देता है मुझे, ठीक है। तो ये स्प्लाइन है, ओके। अभी जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, और अगर मान लो मैं इसी में ही अगर स्प्लाइन सीवी यूज करूं तो वो क्या करेगा, इन कंट्रोल पॉइंट से पास नहीं करवाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये इस कर्व को कंट्रोल करते हुए जाएंगे, इन पॉइंट्स के अबाउट एक कर्व बनाएगा अपने पास, ठीक है। ये स्प्लाइन सीवी और स्प्लाइन फिट के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। अपने लिए स्प्लाइन फिट ही यूज होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या सिर्फ यही यूज होएगा, स्प्लाइन सीवी यूज ही नहीं होएगा फर्स्ट ईयर में, ओके। फिर हैच आता है, हैच क्या करता है, कोई भी एक क्लोज्ड बाउंड्री है उसके अंदर कोई भी पैटर्न, जो भी तुम्हें पैटर्न चाहिए होएगा वो तैयार करके देगा तुम्हें, ओके। किसी भी क्लोज बाउंड्री के अंदर तुम्हें जो पैटर्न चाहिए वो तैयार करके दे देगा। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे इसके अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट किया था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंस आ रहा है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो इधर मैं अगर चेंज कर दूंगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा आ रहा था तो उसकी जगह मैं कोई बड़ा नंबर डाल दूंगा तो फिर ये अपने आप उतना ही स्प्रेड आउट होने लगेगा। जैसे अभी अगर 50 कर देते हैं तो ऐसा दिखने लग रहा है, और बेटर करने के लिए ऐसे 15 कर देते हैं, ठीक है, अब सही लग रहा है। तो कोई भी एक क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, उसके अबाउट ये हैच कर देगा। सेक्शंस वगैरह उनके अंदर यूज होएगा तुम्हारे। फिर ये सारे जो भी अभी तक अपन ने देखे वो थे ड्राइंग टूल्स, अब अपन मॉडिफाइड टूल्स पे आएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग टूल्स, मॉडिफाइड टूल्स जितने भी हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग टूल्स के अंदर क्या था कि लाइन इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल काफ़ी यूज होता है और एलिप्स यूज होता है, ठीक है। पॉलीगन वगैरह तुम यूज ही नहीं करोगे, लाइन से ही बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ, और एक स्प्लाइन यूज होता है। लेकिन मॉडिफाइड टूल्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर रिबन पे सबसे ज़्यादा बार माउस कहीं जाएगा तो लाइन के बाद में तो वो इधर मॉडिफाइड टूल्स की तरफ ही जाने वाला है, और मॉडिफाइड टूल में भी ट्रिम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो सबके नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले अपन मूव देख लेते हैं। मूव क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर करने में काम आएगा। तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उठा के कहीं और रखना है तो जैसे ही मैंने मूव सेलेक्ट किया तो फिर लिखा आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो जो ऑब्जेक्ट मेरे को मूव करनी है वो मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर एंटर प्रेस कर दो। फिर बोलेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट क्या होता है कि स्क्रीन पे वो पॉइंट होएगा जिस पॉइंट से उन ऑब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा। अब जैसे मान लो मैं इसका सेंटर अगर पॉलीगन का सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस सेंटर पॉइंट से दोनों ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन मूव कर सकते हैं। कॉपी कमांड, कॉपी भाई, कॉपी करने के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें कॉपी करना है, कंट्रोल से कंट्रोल भी काम करता है इसके अंदर, और चाहो तो तुम कॉपी भी यूज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली, प्रेस एंटर, फिर से स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस पॉइंट से तुम्हें कॉपी करना है उसको स्पेसिफाई कर दो और यहाँ पे उठा के रख दो, तो फिर ये कॉपी होने लगेगा, ठीक है।
अब स्ट्रेच क्या करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेच उसको स्ट्रेच ही कर देगा। जैसे मान लेते हैं अपन, मैंने ऐसे मान लेते हैं, ये मेरे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। मुझे इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा नीचे लाना है मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेच सेलेक्ट किया, और मैंने ये क्योंकि सेलेक्ट कर लिए थे, अभी जैसे अगर मान लो मैं स्ट्रेच सेलेक्ट करता तो ये मेरे को बोल रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को। लेकिन अगर मैं पहले से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ, जैसे अभी मैंने कर लिया, और अब स्ट्रेच पे जाऊँ, तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला पार्ट था वो मैंने पहले ही कर लिया है। अभी मेरे को डायरेक्टली बेस पॉइंट पूछेगा, ठीक है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। इस पॉइंट से बेसिकली खिंच जाएगा ये, ओके। उसके बाद आते हैं रोटेट पे। जैसे मान लेते हैं मुझे मान लो कि ये वाली जो लाइन है ये रोटेट करनी है कुछ 30 डिग्री एंगल से। तो मैं रोटेट कमांड पे क्लिक करूंगा, बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। या फिर मैं चाहूँ तो पहले ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद रोटेट कमांड पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला पार्ट मैंने पहले ही कर दिया। फिर बोलेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो जिस पॉइंट के अबाउट मेरे को ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वो सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लिया। अब बोलेगा स्पेसिफाई एंगल ऑफ रोटेशन, तो जैसे मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना था, बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। एंगल ऑफ रोटेशन अगर मैं 45 दे देता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमा देगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव 45 देता तो एक क्लॉकवाइज 45 घुमा देता उसको, ओके। जैसे इस ऑब्जेक्ट के लिए देख लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, रोटेट कमांड पे क्लिक किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और अब मैं नेगेटिव 45 दे देता हूँ अगर इसको, तो एक क्लॉकवाइज 45 घुमा देगा उससे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अपने को एंगल पता ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे को इस लाइन को इन दोनों लाइन के बीच में जितना एंगल है ना उतना रोटेट करना है, तो अब मुझे एंगल तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, रोटेट रेफरेंस का यूज होता है। तो वो देखो कैसे एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, और अब डाउनवर्ड एरो को प्रेस करो। तो डाउनवर्ड एरो को प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास रेफरेंस आ रहा होगा एक थर्ड वाले रो के अंदर। तो रेफरेंस पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो। अब बोलेगा स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, तो या तो मैं रेफरेंस एंगल स्पेसिफाई कर दूं या फिर मैं एक रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी जैसे ये रेफरेंस लाइन है, मेरे को इसको रोटेट करना है इस एंगल से, ठीक है। जो भी तुम्हारी रेफरेंस लाइन है जिसको तुम रोटेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, और जो एंगल तुम देना चाहते हो उतना उसको अपने कर्सर को मूव कर दो, ठीक है। जैसे वापस देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बीच वाली लाइन है, मुझे इस एंगल से रोटेट करनी है जितना बीच वाली और लास्ट वाली लाइन के बीच में एंगल है, ठीक है, उतना रोटेट करना चाहता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, प्रेस सेंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, डाउनवर्ड एरो, रेफरेंस, और अब रेफरेंस एंगल मुझे मालूम नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करी, और अब इसको जितना रोटेट करना चाहता हूँ मैं उतना रोटेट कर देना, ठीक है। ये रेफरेंस एंगल का यूज़ होता है, ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है। अब जैसे रोटेट के अंदर एक कॉपी भी आया था, तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, मैं जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था ना तो उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है वो गायब हो जाती थी। तो कॉपी से क्या होएगा, जैसे स्पेसिफाई बेस पॉइंट और रोटेशन एंगल मान लो मैं 45 दे देता हूँ, कॉपी करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, डाउनवर्ड एरो एंड कॉपी को सेलेक्ट करो, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी रोटेशन एंगल दूंगा ना तो जो प्रीवियस पोजीशन थी वहां पे भी एक लाइन रहेगी और न्यू पोजीशन पे भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस 45 डिग्री पे कर दिया तो प्रीवियस पोजीशन पे भी एक लाइन है और न्यू 45 डिग्री एंगल भी रोटेट कर दिया उसने। फिर अपन देखते हैं मिरर।
मिरर इमेज ही तैयार करेगा, सब कुछ नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनकी तुम मिरर इमेज बनवाना चाहते हो उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लेते हैं इसको मिरर इमेज बनानी है और इसकी मिरर इमेज बनानी है। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो। फिर एंटर प्रेस कर दो। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब अपने को एक मिरर लाइन तैयार करनी है जिस लाइन के अबाउट अपन मिरर प्लेस करेंगे और तुम्हारी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये बता दिया, सेकंड पॉइंट में जैसे जैसे मूव करूंगा उस हिसाब से ही मिरर इमेज बनाता चले जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसकी मिरर इमेज बनानी थी, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर तुम जो पुरानी ऑब्जेक्ट है उनको इरेज करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करके जो भी तुम्हारा सेलेक्टेड ऑप्शन है उस पर एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब मैंने नो पे क्लिक किया था तो पुरानी ऑब्जेक्ट भी है और नई उस मिरर लाइन के अबाउट एक मिरर इमेज भी तैयार कर दी मुझे, ठीक है। फिर आता है स्केल। स्केल क्या करेगा, तुम्हें अगर कोई भी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है उस पूरी ऑब्जेक्ट को तुम्हें छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए काम आएगा। तो स्केल सेलेक्ट कर लिया, अब बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मान लो एक सर्कल बना लेते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। रेडियस मान लो 500 दे दी मैंने। अब स्केल करना है मुझे इस सर्कल को, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली, प्रेस एंटर। अब बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ही बेस पॉइंट मान लेता हूँ मैं। अब उस बेस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को स्केल कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे जो अपना कर्सर के साइड में दिखा रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और उसके बाद में 0.624 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो स्केल फैक्टर क्या होता है, या तो मैं मैनुअली अपने हिसाब से मेरे को जितना छोटा बड़ा करना है वैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो एक स्केल फैक्टर डिफाइन कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर मैं स्केल फैक्टर 2 लिख दूँ तो मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसका 2 टाइम्स स्केल्ड ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगी। जैसे 2 प्रेस कर दिया और एंटर दबा दिया, तो अब जो मेरा जो प्रीवियस सर्कल था उसकी जो रेडियस थी वो 500 थी और मैंने उसका 2 गुना कर दिया तो इसकी रेडियस 1000 होगी, ठीक है। वैसे ही अगर वापस से मैं स्केल कर दूं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट बता दिया, और मैं अब की बार अगर मान लो 1 से छोटा कोई नंबर डाल दूं जैसे 0.5, तो फिर अभी जो प्रीवियस वाली जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट थी उसका एक आधी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास तैयार हो गई है। तो प्रीवियस वाली की रेडियस थी मेरे पास 1000, तो नई वाली जो सर्कल बना है मेरे को उसकी 500 होगी, ठीक है। ये स्केल का यूज होता है। अब ट्रिम कमांड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो कमांड है पूरे मॉडिफाइड टूल्स में, वो ट्रिम कमांड ही है और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी यही है, ठीक है। जब इसे यूज़ करोगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ मतलब स्पीड सुधर जाती है, तो प्रैक्टिस करना ट्रिम की। तो ट्रिम में करता क्या ये कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन को ये ट्रिम कर देगा नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आने तक, ठीक है। जैसे अभी ये लाइन है, ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट ये है और नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी अलग लाइन के साथ ये आ रहा है, उसके बाद में ये आ रहा है। अब जैसे मैंने ट्रिम कमांड सेलेक्ट करी, अगर मैं यहाँ लेके चला गया इसको, तो फिर जितने भी नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आने थे वहाँ तक ये उसको ट्रिम कर देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ तो ये ट्रिम हो जाएगी, इधर से ट्रिम करना चाहता हूँ ये ट्रिम हो जाएगी नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक, ठीक है। और ट्रिम के जैसा ही एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड ट्रिम का एग्जैक्टली अपोजिट कर देता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम्हारी है उसको नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर इस पे इसको लेके जाता हूँ अपने कर्सर को, तो फिर ये मेरे को दिखा रहा है कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया गया इसको। जैसे इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर दो, ठीक है।
अब ट्रिम और एक्सटेंड, अब जैसे मान लो तुमने एक्सटेंड एक बार सेलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें वापस ट्रिम सेलेक्ट करनी है, तो तुम यहाँ पे जाओगे, फिर ट्रिम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और फिर ट्रिम करोगे। उससे बढ़िया क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ट्रिम सेलेक्टेड है और तुम एक्सटेंड यूज करना चाहते हो, तो शिफ्ट प्रेस कर दो। शिफ्ट प्रेस करते ही ट्रिम जो है वो एक्सटेंड में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर एक्सटेंड सेलेक्टेड है तो शिफ्ट प्रेस करते ही एक्सटेंड जो है वो ट्रिम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो तुम हर एक मूव के अंदर जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओगे ना, यही लास्ट में एडअप होकर तुम्हारा जो टाइम है वो सेव करता है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर बाद में फिलेट बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो फिलेट क्या करता है, कोई भी दो कॉर्नर्स हैं, कोई भी दो लाइन्स हैं मान लो, उनको तुम्हें स्मूथ करना है। जैसे मान लो स्मूथ कॉर्नर से ज्वाइन करना है, तो ये लाइन सेलेक्ट कर लो, कोई पहली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके फिर रेडियस पे क्लिक करो, और जो तुम्हें जो कॉर्नर की जो रेडियस चाहिए वो स्पेसिफाई कर दो। अब जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दी 50, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर होएगा, अभी 50 इसमें दिखाई नहीं देगा, जैसे मैं रेडियस थोड़ी बड़ी करता हूँ। Give me a second, guys. ठीक है, तो कोई भी जो तुम्हें चाहिए, कोई भी दो लाइन के बीच में अगर तुम्हें कोई स्मूथ कर्व बनाना है, उनके एजेस को ज्वाइन करते हुए एक स्मूथ कर्व बनाना है, तो उसके लिए फिलेट यूज करो। फिलेट कमांड को सिलेक्ट करके डाउनवर्ड एरो प्रेस करो, रेडियस पे क्लिक करो, और जो तुम्हें रेडियस चाहिए कर्व की वो रेडियस एंटर कर दो। तो जैसे मैं मान लो 100 कर देता हूँ, 100 प्रेस करके एंटर दबा दो, और अब जो दो लाइंस थी उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक 100 रेडियस का कर्व मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड ही लाइंस पे ही तुम बना सकते हो, तुम चाहो तो जैसे कोई दो लाइंस पहले से इंटरसेक्ट कर रखी है, अब तुम इनको करना चाहते हो, तो फिलेट पे क्लिक करो और दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो, तो जो एज था वो एक स्मूथ कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चैम्फर भी होता है, बैंड कर्व्स भी होता है, अपने काम का नहीं है। अब चैम्फर में क्या करता है, ये एक स्मूथ एज बना देता है। जैसे चैम्फरिंग करी होगी तुमने मैकेनिकल वर्कशॉप में, जिनके थी उन्होंने, ठीक है, तो वही काम करता है, पर अपने काम का नहीं है। फिलेट भी रेयरली यूज होएगा। तो अब अपन एरे देख लेते हैं। एरे में देखो, रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे कभी यूज नहीं होएगा, सिर्फ पोलर एरे यूज होने वाला है। तो पोलर एरे क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी बहुत सारी लाइन चाहिए जिनके बीच का जो एंगल है ना वो सेम रहे, तो उसके लिए मैं एरे यूज करता हूँ, पोलर एरे। पोलर एरे पे सेलेक्ट करो, और जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको सेलेक्ट करके एंटर दबा दो, और अब जो तुम्हारी एरे है उसका सेंटर पॉइंट बता दो। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट बहुत सारी लाइंस बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। जैसे एक सर्कल बना देते हैं, तो बेसिकली सर्कल को जो है 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसी एरे बन गई है। यहाँ पे आइटम्स लिख के आ रहा होगा 6। अब तुम चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे 4 कर दिया तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 8 कर दोगे तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इसको। और तुम चाहो तो एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें 30 डिग्रीज एंगल्स पे वो तोड़ने वाला एरे चाहिए, तो ऐसा तैयार हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हें 45 चाहिए तो ऐसा तैयार हो जाएगा, ओके। एरे का काम होता है बेसिकली, अपने को कोन वगैरह जब भी बनाने होते हैं तो उसमें यूज होएगा, ठीक है।
ओके, एरे के बाद में इरेज, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें डिलीट करनी है। अब जैसे मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स, सारा एरे ही डिलीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैंने किससे बनाए थे? एरे से बनाए थे। तो ये सारी जो लाइन से ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। अब मान लो तुमने ऐसा बना दिया, मान लो एरे से, और अब तुम चाहते हो कि ये एक एक लाइन की तरह ट्रीट होने लगे, तो तुम क्या करो? इस पूरे को सेलेक्ट करो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम चाहते हो कि एक लाइन की तरह ट्रीट होने लगे। मतलब ऑब्जेक्ट को तुम, जो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग करना चाहते हो, तो उसको सेलेक्ट करके ये की होती है एक्सप्लोड नाम की, उस पर क्लिक कर दो तो फिर ये जितने भी थे अब अलग अलग होने लगेंगे। ठीक है, जैसे अभी एरे जो था वो एक साथ सेलेक्ट हो रहे थे। जैसे पॉलीलाइन में भी कर सकते हैं आप। पॉलीलाइन और लाइन में अंतर क्या था कि जो लाइंस थे वो सारे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते थे। अब मान लो मैंने पॉलीलाइन बना दी है और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक लाइन ही मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पूरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एक्सप्लोड कर दूंगा, तो अभी जितनी भी लाइंस थी वो इंडिविजुअल लाइंस की तरह ट्रीट होने लगेगी। ओके, तो एक्सप्लोड का अपन ने वर्क देख लिया। और ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी तुम्हें एक कॉपी बनानी है किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, किसी स्पेसिफिक ऑफसेट पे, तो उसके लिए अपन ऑफसेट यूज करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने ऑफसेट सेलेक्ट किया तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं मैं 20 दे देता हूँ। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है मेरे को, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब जिस भी तरफ लेके जाऊंगा उस तरफ ये एक ऑफसेट तैयार करके दे देगा मेरे को 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट्स डिस्टेंस पर। ठीक है, फिर से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं इसका ऑफसेट बनाने के लिए, ऐसे कितने भी ऑफसेट बनाए जा सकते हैं। और ऑफसेट जरूरी नहीं है लाइन का ही बने, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, सर्कल का बनाना चाहो तो सर्कल की बाहर तक जा करके, सर्कल के अंदर तरफ, कुछ कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गए मॉडिफाइड टूल्स। अब अनोटेशन, एनोटेशन का, एनोटेशन किस लिए यूज होएगा? अगर अपने को कोई भी नोट तैयार करना है या फिर कोई भी डायमेंशनिंग वगैरह करनी है, ठीक है, उसके लिए एनोटेशन यूज होता है। तो सबसे पहला टूल है टेक्स्ट। टेक्स्ट में दो तरीके के टूल यूज होंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट जब तुम्हें बहुत ही एक बड़ा पैराग्राफ टाइप लिखना है तो उसके लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज होएगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट जो अपने को छोटे छोटे सिर्फ पॉइंट्स ही स्पेसिफाई करने, तो उसके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज होएगा। तो अपने पेपर के अंदर तो मैं रिकमेंड करूंगा सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज करो, बाकी मल्टी लाइन भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों देख लेते हैं अपन। मल्टी लाइन सेलेक्ट किया, बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, अभी बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैंने एबीसी लिखा था वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए देखो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी एनोटेशन बार पे जो डाउनवर्ड एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करो, और ये जो लिखा रहा है टेक्स्ट स्टाइल, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर जो है न्यू तैयार कर देते हैं, जैसे वर्कशॉप नाम से। राइट है, ठीक है, अब इसकी साइज चेंज हो गई है, 50 हो गया था, मैंने 50 डाला था तो 50 हो गया। ओके, ऐसे ही सिंगल लाइन टेक्स्ट भी होता है। अब देखो, जैसे एक और बात बता देता हूँ, पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट देख लेते हैं। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब तुम जैसे ऐसे लिखना चाहते हो या फिर ऐसे भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब उसके लिए आता है एंगल ऑफ रोटेशन। एक बार देख लेते हैं इसे। तो जैसे मैंने वो स्पेसिफाई कर रखा था तो ये रोटेटेड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन जब भी तुम डालो तो 0 ही रखना। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, सेकंड पॉइंट इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाना। ये देखो, ये मैंने जो लिखा है ये सिंगल लाइन से लिखा है,
अब यही टेक्स्ट मैं मल्टी लाइन से भी लिख देता हूँ एक बार।